रशिया यूक्रेन जंग के 54 दिन पूरे हो चले हैं और 54 दिन के बाद अब खबर इस तरीके की आ रही है कि पुतिन कभी भी परमाणु अटैक कर सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि एक कमांडर हैं जो पुतिन की फौज को का नेतृत्व करते हैं। उस कमांडर का एक सीक्रेट ऑडियो लीक हुआ है। सीक्रेट ऑडियो में कमांडर ये कहता नजर आ रहा है कि पुतिन ने 10 मई की तारीख दी है और ये कहा है 10 मई तक का वक्त तुम लोगों को दिया जाता है, उसके बाद सब कुछ जमींदोज कर देना। क्या ये माना जाए कि 10 मई के बाद में परमाणु विस्फोट होने वाला है? अगर परमाणु बम गिरेगा तो क्या ये टैक्टिकली गिराया जाएगा या सीधे गिराया जाएगा? और क्या परमाणु बम गिरने के साथ ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी? क्या पुतिन ऐसा करने वाले हैं? नमस्ते, मैं राशिद। अब आप कुछ तस्वीरें देखें। तस्वीरों के जरिए हम आपको बताना ये चाहते हैं कि लगभग 3 दिन पहले जो रशियन युद्धपोत ब्लैक सी में मॉस्को तबाह किया गया था यूक्रेन की तरफ से, उसके बाद से पुतिन बौखलाए हुए हैं। पुतिन ने अपने 20 जनरल को जेल के अंदर डाल दिया। पुतिन ने अपनी फेडरल सर्विस एजेंसी जो खुफिया एजेंसी है उसके चीफ और डिप्टी चीफ इन दोनों को ही नजरबंद कर दिया है। पुतिन ने अपने हाउस स्टाफ को हटा दिया है। क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में पुतिन बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं? और वहीं ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि आए इमैनुअल मैक्रों आए, यानी फ्रांस के जो चीफ हैं वो यहां पर आकर के देखें कि नरसंहार हुआ है या नहीं, क्योंकि बार बार उनका यही कहना होता है कि नरसंहार नहीं किया गया। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि जो बाइडेन क्या जाएंगे या फिर नहीं यूक्रेन में? और यूक्रेन में 54 दिन कितनी तबाही हुई है? यूक्रेन ने अभी तक जो रेजिलियंस दिखाया है इसके पीछे क्या है? और क्यों आखिरकार ज़ेलेंस्की को भी यह कहना पड़ा कि पश्चिमी मुल्क हमें और भी हथियार दीजिए वरना यूक्रेन का एक एक शख्स मारा जाएगा। रशिया यूक्रेन जंग पर विश्व विस्फोटक ब्रेकिंग, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। रशिया ने जगह जगह लगा रखी है लैंड माइंस। हरिकेन टॉर्नेडो से हमला कर रहा रशिया। साइकोलॉजिकल आतंक फैलाने में लगा है रशिया, यूक्रेन का कहना है। यूक्रेनी मिलिट्री ने यह कहा कि नागरिकों को डराने में अब रशिया लगा है। लैंड माइंस से डराने की रशिया कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी मिलिट्री का यह दावा है कि अब साइकोलॉजिकल अटैक करने की कोशिश में है रशिया। लेकिन इस बीच हम आपको उत्तरी यूक्रेन लेकर के चलते हैं। उत्तरी यूक्रेन एक कब्रिस्तान, एक माँ है अपने बेटे के लिए रो रही है। चारों तरफ लैंडमाइन बिछी है। उससे ये पूछा गया क्या तुम्हें तबाही और मौत का डर नहीं है? उसका ये कहना है मेरा बेटा यहीं पर सोया हुआ है, उसे जगाइए नहीं, मैं अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हूं। रिपोर्ट। उत्तरी यूक्रेन के इस कब्रिस्तान के दरवाजे पर साफ साफ लिखा है कि इस कब्रिस्तान में बारूदी सुरंग बिछी है, सावधान रहें। लेकिन अपनों का गम क्या होता है ये कोई नतालिया से पूछे, जो इतने जोखिम के बाद भी इस कब्र पर शोक मनाने पहुंची है। यहाँ रूसी हमले में मारा गया उनका 23 साल का बेटा दफन है। We were afraid, thinking maybe some of the Russian fascists are still here and will blow up the grave. We put a photo of him there, how he always was, always smiling, always cheerful, always positive. He had many friends who came, who responded to us, who phoned him from all over Ukraine. ये कब्रिस्तान रूस की सीमा से 23 मील दूर है और ये 1 महीने तक रूस के कब्जे में था। मार्च के आखिर में इस कब्रिस्तान पर दोबारा यूक्रेन का कब्जा हो गया है, लेकिन बमबारी इस कब्रिस्तान पर अभी बंद नहीं हुई है। कब्रिस्तान की मैनेजर ने बताया कि कोशिश करके आसपास के कुछ इलाकों से बारूदी सुरंग हटा दी गई है, लेकिन अभी भी इस कब्रिस्तान में कई जगह ऐसी हैं जहां जमीन के नीचे बम दबा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इससे पहले कि मैं डिबेट ओपन करूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के 54 दिन के बाद में आक्रामक हो गई है रूसी सेना। यूक्रेन के ओरेहोव शहर में बरस रहे हैं बम। महज 10 किलोमीटर से बम बरसा रहा है रशिया। ज़िपोरिशिया से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है ओरेहोव। शहर की दहलीज पर आकर के बमबारी की जा रही है। घर, स्कूल, अस्पताल भी टारगेट पर हैं। रशिया यूक्रेन की जंग अब आग में तब्दील हो गई है। इतनी आसानी से आग बुझेगी नहीं। अमेरिका ने साफ कहा यह जंग अभी साल भर चलेगी। यूक्रेन को 6000 करोड़ रुपयों का असलहा सप्लाई करने जा रहा है अमेरिका। रिपोर्ट।
अब होगी दो महाशक्तियों में महाटक्कर। अब आमने सामने होंगे दो सुपर पावर। अब दुनिया देखेगी पुतिन का पागलपन और बाइडेन का पावर। अब होगा दुनिया में न्यूक्लियर वॉर। ये आग, ये बर्बादी और ये तबाही अभी दुनिया के सारे कीर्तिमान को ध्वस्त करने जा रही है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने पिछले दरवाजे से एंट्री मार दी है। अमेरिका यूक्रेन को 6000 करोड़ की मिलिट्री साजो सामान देने जा रहा है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसमें खतरनाक से खतरनाक हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा और भी कई बड़े खतरनाक हथियार हैं। These are not highly complex systems. The systems that will probably require some additional training for Ukrainian forces are the howitzers. पश्चिमी देश और अमेरिका अब जिस तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि अभी जंग अपने चरम पर पहुंचने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जानते हैं पूरा खतरा सिर्फ 72 घंटे का है। 72 घंटे पहले ही मॉस्को यानी कि ब्लैक सी में जो रशियन युद्धपोत यूक्रेन ने तबाह किया है, तभी से पुतिन बौखलाए पड़े हुए हैं। पुतिन के जितने जनरल हैं बौखलाए पड़े हुए हैं और यही एक वजह है कि कहा यह जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। हालांकि रशिया की तरफ से यह कहा भी गया है कि नेटो के खिलाफ अब जंग हम लड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है नेटो क्या सीधे युद्ध में आएगा, अमेरिका युद्ध में आएगा या नहीं। जो बाइडेन कब जाएंगे यूक्रेन की सरजमी पर, डिबेट ओपन कर देते हैं हम। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, डिफेंस एनालिस्ट, कर्नल रिटायर्ड संजीत सुरोही, रक्षा विशेषज्ञ, मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। डॉक्टर धीरज कौल, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। अक्सर ही मेरी डिबेट में आप आते रहते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच अपने बेशकीमती समय को मेरे साथ गुजारने के लिए। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 54 दिन के बाद में अब जब इस तरह का खतरा जताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, परमाणु बम अटैक भी हो सकता है, क्या ये अटैक सीधे होगा या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसा है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत दिनों से, और इस डिस्कशन में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें न्यूक्लियर यूज का बहुत बार जिक्र आ चुका है। ठीक है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, बहुत लो यील्ड के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो टैक्टिकल एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, पर उसके बाद में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो है कि बढ़ सकता है, फैल सकता है, आग में तेल की तरह काम कर सकता है। अच्छा। ये मैं बात मानता हूं, पर एक बात मैं याद रखूं, ये जो याद रखेंगे हम सब लोग, ये जो लड़ाई देख रहे हैं, इस आग के अंदर या तो फायर एक्सटिंग्विशर लगाइए या उसमें आग तेल डालिए। 6000 करोड़ का आर्मामेंट अगर देना है, इट मींस यू आर स्टोकिंग ऑयल इन द फायर। तो बात सारी ये है। और अगर इतनी डीप एनालिसिस आपने कर ही दी है विंग कमांडर, तो ये भी बता दीजिए ना कि अभी युद्ध में फायर एक्सटिंग्विशर कौन है, आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है, दोनों ही बता दें आप। फायर एक्सटिंग्विशर वो हैं जैसे कि इंडिया, न्यूट्रल कंट्रीज, वो सारे मिलके आगे बढ़े, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लाएं, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एफर्ट को जागरूक करें, जो उनमें अड़चनें आ रही हैं उसको रोकें। ये है फायर एक्सटिंग्विशर। और जो आग में तेल डालने वाले सारी नेटो कंट्रीज हैं, खुद नहीं आ रहे पर दूर से तेल भेज रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, वो आर्मामेंट इंडस्ट्रीज फायदा उठा रही हैं। तो ये है आग में तेल डालने वाले लोग। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए क्या चाहिए हमें। मेजर जनरल एजेबी जैनी भी मेरे साथ में है। मेजर जनरल एजेबी जैनी, जिस तरह से विंग कमांडर ने यह कहा कि आने वाले वक्त में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो भी सकता है, और एक तरफ फायर एक्सटिंग्विशर किस्म के लोग खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आग में घी डालने वाले लोग खड़े हैं। लेकिन इस बीच पुतिन के कमांडर का एक ऑडियो लीक हुआ है
ऑडियो में यह पता चला है कि पुतिन के कमांडर ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि 10 मई तक युद्ध को खत्म करना है, वरना सब कुछ हम जमींदोज कर देंगे। 9 मई को विक्ट्री परेड है, 10 मई तक की डेडलाइन दी गई है। क्या ये माना जाए कि 9 या 10 मई के बाद कोई बहुत बहुत बड़ी खबर आने वाली है दुनिया भर से? जय हिंद राशिद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा है और आपके भी चैनल पर कई बार मैंने बोला है कि ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं है, ये लड़ाई है रशिया और अमेरिका के बीच में, पुतिन वर्सेस बाइडेन। ये तो लड़ी जा रही है। सर यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, मेजर जनरल। डॉनबास में रशिया यूक्रेन की भीषण जंग है जारी। डॉनबास में 24 घंटे के अंदर तेज हो गए हैं रूसी हमले। जंग में रूसी नुकसान को लेकर के यूक्रेन ने दावा किया। 24 घंटे में रशिया के 10 टैंक हमने तबाह कर दिए, 5 तोपखाने सहित 15 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट कर दी हैं। इस तरह का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। मेजर जनरल एजेबी जैनी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, अभी जैसे कि बख्शी साहब ने कहा, बहुत सही कहा कि या तो ये तेल झोंकने वाली बात है या फायर एक्सटिंग्विशर। अब आप इसको डिसाइड करना है, दुनिया ने लड़ाकू देशों ने, कि किस चीज का इस्तेमाल करना है। मेजर जनरल, इस तरह की बातें तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल सीधा ये सवाल है 9 मई को विक्ट्री डे परेड है। 9 मई यानी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है पूरे रशिया के लिए। 9 मई और 10 मई तक की डेडलाइन, तो फिर क्या ये माना जाए 9 या 10 मई के बाद में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मेरे राय में इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल हो गए तो वो वहीं पे मामला नहीं रुकेगा। ठीक है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत होगी, जिसमें कि फिर बड़े न्यूक्स यूज होंगे, और क्योंकि के ना 47 से अभी तक यूज हुए हैं और ना यूज होने वाले हैं। ये जो वर्ल्ड वॉर 3 का हम लोग जो हैकड़ी मार रहे हैं टीवी पे और अखबारों में और सुन रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 बहुत बड़ी चीज है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी है। अच्छा। ये इस किस्म का एक अफगानिस्तान बन जाएगा, एक अफगानिस्तान का हो सकता है कि लंबा खिंच जाए। आपने जो बात बोली है ना, आपने जो बात बोली है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, इंडिकेशंस कहां से मिल रहे हैं ये हमें समझने की जरूरत है। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ में है। डॉक्टर कौल, यूक्रेन रशिया फिनलैंड, रशिया स्वीडन, चाइना ताइवान और 24 घंटे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान, अगर पूरी दुनिया में इतने फ्रंट खुल जाते हैं, नेटो भी प्रवोक हो जाता है, अमेरिका भी प्रवोक हो जाता है, बाइडेन आ जाते हैं यूक्रेन की सरजमी पर, नेटो की तरफ से भी हमला कर दिया जाता है, ब्लैक सी में कोई बहुत बड़ा वॉर हो जाता है, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट होगी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हम सब प्रे करते हैं, होप करते हैं तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अगर हुआ तो डेवास्टेशनल इफेक्ट होंगे हर किसी ह्यूमन बीइंग पे इस प्लैनेट पे। हमारा प्लैनेट ऑलरेडी। डॉक्टर कौल, जानते हैं मेरा डर क्या है? डॉक्टर कौल, मेरा डर क्या है? 9 मई विक्ट्री डे परेड, इसी दिन 1945 में सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी की सेना पर जीत हासिल की थी, और पुतिन ये जानते हैं कि अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए, इमेज बिल्डिंग और रीबिल्डिंग करने के लिए ये 9 मई का दिन बहुत कई मायनों में खास है। पूरा रशिया उनसे ये पूछेगा, आप तो विक्ट्री डे परेड कर रहे हैं, आप तो नाजियों पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में आपने क्या किया? क्या 9 मई तक का इंतजार करेंगे पुतिन? ये बड़ा सवाल है। करेक्ट। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो रशिया अकेला नहीं नाजी के खिलाफ लड़ रहा था, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से आ गया था। अगर इटली और जापान को ब्रिटेन अमेरिका भी थे, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एग्जैक्टली। लेकिन ये सब में उल्टा है। इस टाइम रशिया एक एग्रेसिव रोल दिखा रहा है यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन के अभी तक अगर आप इंटरनेशनल डाटा उठाएं तो कितने लोग 1982 लोग मर चुके हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, जवान हैं और इंजर्ड हैं 2000। वैसे भी ये तो यूएन का डेटा है ना, वैसे भी ये तो यूएन का डेटा है डॉक्टर कौल। ये यूएन का डेटा है, और ये यूएन बोल रहा है कि ये डेटा 2 हफ्ते डिलेड है, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोसेस करने में टाइम लगता है। प्लीज इंटरप्ट यू। खार्किव में रशियन सेना ने मिसाइल अटैक अभी किया है। खार्किव के रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। रूसी सेना के मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई है। रूसी अटैक में 13 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, खार्किव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, यानी रूसी फौज ने एक बार फिर से अपने अटैक तेज कर दिए हैं। कर्नल संजीत सिरोही, ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि एंटी रेडिएशन मेडिसिन लेकर के तैयार हो जाइए। ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि अरे नेटो वालों आकर के कम से कम हमें देखो तो सही, पश्चिमी मुल्क वालों हमें और भी हथियार दो, वरना एक यूक्रेनी नागरिक मारा जाएगा।
अगर जेलेंस्की ने यह कह दिया है एंटी रेडिएशन मेडिसिन लेकर के आप तैयार रहें, क्या ये माना जाए कि जेलेंस्की को भी बड़े खतरे की आहट हो गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे राशिद जी, पहले तो मैं आपका आई मस्ट थैंक यू कि आप हमेशा मेरे को शो में बुलाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप ऐसे ही बुलाते रहेंगे। जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल है। जेलेंस्की को पता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है। अब मेरी राय बाकी स्पीकर से अलग है। मैं ये मानता हूं कि सबसे जो लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान पुतिन की पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट का डिजास्टर हुआ है। अच्छा, 9 मई को विक्ट्री परेड में उसको जाना है। हाँ। 9 मई से पहले वो दुनिया को और अपने लोगों को दिखाना चाहता है कि ये विक्ट्री परेड जो है ये एक्चुअल में विक्ट्री परेड। तो इसके लिए उनको जो भी करना होगा वो करेंगे। और जहां तक सवाल है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है कि इतने डेस्परेट हो जाए क्योंकि अब उनके लिए मरने और मारने की स्थिति है। अब वो जो है ही कांट गो बैक ऑन व्हाट ही हैज ऑलरेडी डन। तो इसलिए उनको जो भी करना होगा वो करेंगे। और जेलेंस्की जो ठीक कह रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को कह रहे हैं कि आप हथियार दीजिए तो हम जो है लड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं लड़ सकते। रशिया ने नाइट हंटर हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। बीती रात की ये खबर है, यानी हम सुबह में बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, लेकिन दिन के वक्त में हमें ये पता चला है कि रात में ही रशिया ने नाइट हंटर हेलीकॉप्टर से बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हुआ। कई इलाकों में Mi-28-9 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। रशिया ने निकाले अत्याधुनिक मारक हथियार, यानी रशिया ने गियर शिफ्ट पैटर्न में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मंजू जी, चूंकि आप एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, मैं टेक्निकली एक चीज समझना चाहूंगा कि अभी तक पुतिन की तरफ से या पुतिन के फौजियों की तरफ से, रशिया की तरफ से ये जो 54 दिन जो भी चला है, जितना भी यूक्रेन में एक्शन चल रहा है, ये नाम दिया गया है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। युद्ध का नाम क्यों नहीं दिया गया? क्या इसके पीछे पुतिन का ये दिमाग चल रहा है कि मैं तो ये कहता हूं कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा है और अगर मैंने युद्ध का नाम दे दिया तो पूरी दुनिया ये कहेगी भाई अपनी ही डाल क्यों काटने में लगे हो, अपना पेड़ तो सींचा जाता है। उनकी मंशा एक्चुअली इनिशियली जो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ इसको अपनी तरफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वापस लाना चाहते हैं, नेटो में नहीं जी। तो अब वो जैसे वॉर बदलती गई, आप देख रहे हैं उनकी जो मंशा है वो भी बदलती जा रही है। क्योंकि और ये अभी तक इतने दिन हो गए हैं, 54 दिन हो गए, अभी तक वॉर खत्म नहीं हुई है, तो उनकी इमेज पे भी थोड़ा असर हो गया। तो वो आई थिंक ज्यादा गुस्सा होता चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और कोई भी एक्शन, जैसे आपने कहा, डू और डाई वाली स्थिति आ गई है, हम इसको करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है। और वॉर क्योंकि वो शुरू से कह रहे हैं हम वॉर नहीं करना चाहते। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है कि हम अपना जो ईस्टर्न ओरिजिनल था कि ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूक्रेन में अपना हिस्सा जो है हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि मॉस्को की तबाही के बाद चूंकि पूरी दुनिया ने यह जाना कि रशिया का एक वारलॉर्ड मॉस्को को कहा जाता था, अगर वो तबाह हो गया है तो उसके बाद फिर पुतिन को अपनी इमेज बचानी बहुत जरूरी हो गई आज की तारीख में, बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो अब बिल्कुल ही क्या डेस्परेट एक्शन लेंगे कहना बहुत मुश्किल है। डेस्परेट एक्शन क्या होगा ये विंग कमांडर हमें बताएंगे। लेकिन बूचा की मेयर ने रूसी सैनिकों पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं और बूचा में पुरुषों के साथ भी रूसी सैनिक दुराचार कर रहे हैं, ये बूचा के मेयर का कहना है। महिलाओं से रेप करने के पहले ही आरोप लग चुके हैं, यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई खबरें आ रही हैं। बूचा में पुरुषों के साथ भी रूसी सैनिकों का दुराचार, ये बूचा के मेयर का कहना है। महिलाओं से रेप किया जा रहा है लेकिन पुरुषों के साथ भी दुराचार किया जा रहा है। विंग कमांडर रूसी सेना क्या कर रही है ना, 54 दिन में रूसी सेना ने क्या कहा, सिंस आई एम टॉकिंग टू अ रिटायर्ड फौजी, विंग कमांडर, रूसी सेना बटालियन टैक्टिकल ग्रुप के जरिए हमले कर रही है। एक कॉम्बैट यूनिट जिसमें टैंक है, पैदल सेना है, तोपखाना है, लेकिन पैदल सैनिक कम होते हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी मिसकैलकुलेटेड रह गई पुतिन की? देखिए ऐसा है, ये हमें तब पता चलेगा कि हम जब टैक्टिकल एरिया के अंदर जाके पूरी बैटल देखेंगे। ठीक है, मिसकैलकुलेशन है कि नहीं है ये क्योंकि अगर उसको अपने जो टैक्टिकल टारगेट जो चाहिए उसको वो मिल रहे हैं, उसका एम पूरी यूक्रेन को कब्जे करना नहीं है। वो जहां जहां उसने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने थे वो बनाता जा रहा है। वहां पे ऑफकोर्स उसको अपोजिशन आ रही है, यूक्रेनियंस लड़ रहे हैं और ज्यादा तबाही हो रही है। इस बात में पूरा मानता हूं और ये जरूर चलता जा रहा है। और कहना कि पुतिन बौखला जाएगा और जाने क्या क्या कर लेगा, पुतिन अपने पूरा नैरेटिव चेंज कर लेगा और दिखा देगा जो जो मुझको चाहिए था मैंने ले लिया।
आप ये इस तरीके से वो उसका पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पुतिन पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि हमारे खिलाफ, हमारी अखंडता, हमारे बॉर्डर के खिलाफ जाओगे, अगर नेटो में जाने के बहुत ज्यादा हिमायती बनोगे तो यूक्रेन होगा, फिनलैंड होगा, स्वीडन होगा, हम सभी को, उन सभी को मुक्ति खानी पड़ेगी। ये मैसेज उन्हें देना था, मैसेज दे दिया, यही कहना चाहते हैं आप? एग्जैक्टली और यही नहीं, जितने की जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के जो पार्टनर थे उसके वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज के जो यूनाइटेड ने लेकिन मेजर जनरल एजेबी जानी, लेकिन मेजर जनरल एक मिनट, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो बाइडेन से उम्मीद जता दी है। जेलेंस्की ने एक अमेरिकी चैनल को बयान दिया है, कीव का दौरा कर सकते हैं बाइडेन। ये कहना यूक्रेन के राष्ट्रपति का, मुझे भरोसा है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूक्रेन का दौरा करेंगे। डॉक्टर धीरज कौल, जो बाइडेन को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या जो बाइडेन वाकई में कीव जाएंगे या नहीं? देखिए, जो बाइडेन कीव डेफिनेटली जाएंगे और वेस्ट के कई और लीडर, यूके के लीडर्स आए थे। आप मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए, बिकॉज मेरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव मी जस्ट 2 मिनट, दैट्स इट। यस प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है, 24 फरवरी को आप ही के शो पे मैंने बोला था, जो रशिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो ईस्ट और साउथ है। वो यूक्रेन को लैंडलॉक बनाना चाहता है, क्योंकि जो सी ऑफ एजोव है उसका एक्सेस लूज हो चुका है यूक्रेन के लिए, और ओडेसा जो कि उसकी ज्वेल सिटी है, यूक्रेन की फाइनेंशियल कैपिटल है, भाई लाइट दिखता, लाइट उसको भी वो लेने की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतने सारे फाइटिंग हो रही है। और तकरीबन अभी रिसेंट खबर आई है कि 1200 शव मिले हैं कीव के बाहर, और अभी काउंटिंग इज इन नंबर। और जिस हिसाब से जो शिप वहां पे सिंक हुआ है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, वहां पे न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन होने की संभावना थी उस शिप के ऊपर, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट CNN रिपोर्ट। तो ये बहुत ही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। और स्वीडन और फिनलैंड को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। वहां चाइना और ताइवान शुरू हो चुका है। मल्टीपल एरियाज आर स्टार्ट, मल्टीपल वॉर, हाँ इसी की बात मैं कह रहा था कि मल्टीपल वॉर फ्रंट ओपन हो ही गए हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी, अब एक और भी बात आ जाती है यहाँ पर कि एक फौजी जो होता है लड़ाई के लिए किस तरह प्लान A, B और C तैयार करता है, बल्कि मैं प्लान D की भी बात कर रहा हूँ। कितने प्लान तैयार किए जाते हैं, कितने दिन के लिए प्लान तैयार किए जाते हैं, ज्योग्राफिया के हिसाब से कितने दिन का प्लान तैयार किया जाता है, मैं समझना ये चाहता हूँ। क्योंकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि 1 हफ्ते के अंदर कीव फतेह, लगभग 1.5 हफ्ते के अंदर पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। 54 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन कीव तो क्या, यूक्रेन में हर जगह विरोध नजर आया है और कई जगह तो रशिया को बैक ऑफ भी करना पड़ा है। देखिए राशिद, जहां तक प्लानिंग का ताल्लुक है, एक हमेशा हर जगह, हर फौज, हर देश एक एंड रिजल्ट तक प्लानिंग करता है। ठीक है। इनिशियल प्लानिंग एंड रिजल्ट तक होती है कि क्या इसका एंड रिजल्ट हमको चाहिए और क्या एंड रिजल्ट होगा, और उस एंड रिजल्ट तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें क्या क्या कंटिजेंसी तो उसमें क्या क्या कंटिजेंसी आ सकती है। अब ये मिसाइल है कि जो कंटिजेंसी मैं ये जानना चाहता हूँ, कि क्या मेजर जनरल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी प्लानिंग में क्या रशियन फौज ने, जो बड़े बड़े कमांडर हैं उन्होंने, बड़े बड़े जो जनरल किस्म के लोग हैं उन्होंने क्या ये सोचा भी होगा कि 7 रशियन जनरल मारे जाएंगे? क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि 2000 से ज्यादा हमारे डिफेंस इक्विपमेंट भी तबाह हो जाएंगे? क्या कभी सोचा भी होगा? मैं रशीद यही कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बोलने दें प्लीज, कि वो उन्होंने जो कंटिजेंसी प्लानिंग करी थी वो थोड़ी सी वॉरी हो गई है, वो थोड़ी सी वोंकी चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने जो उम्मीद करी थी वो नहीं हुआ है। लेकिन इसमें हताश, आप कह रहे हैं कि वो पुतिन भौखलाए हुए तो जेल्सिन है, तो जेल्सिन भौखलाए हुए कि मुझे हथियार और दो, मुझे, अरे भैया कितने हथियार और दोगे? 54 दिन से हथियार आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, फिर भी मरे जा रहे हैं लोग, तबाही हो रही है, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। लेकिन जेल्सिन अड़े हुए, जेलेंस्की अड़े हुए हैं कि भैया हम लड़ूंगा। तो भौखलाया हुआ आदमी तो वो है, बर्बादी तो जेलेंस्की करा रहा है भाई। तो अब क्या होगा, आई विल कंक्लूड देयर, कि देखिए जो भी उनका अभी ऑफेंसिव रुक गया है, जो टैक्टिकल पॉज हो गया है, अब 9 मई जो है इंपॉर्टेंट डे है। डेफिनेटली जो है पुतिन उसको एक सक्सेस बताना चाहते हैं कि भाई हमने ये अचीव कर लिया। तो अब जो है ग्राउंड फोर्सेस का ऑफेंसिव जो है वाकई में 9 मई विक्ट्री डे परेड के वक्त में पूरा रशिया पुतिन से ये पूछेगा कि आपने 2 महीने या 2.5 महीने में यूक्रेन में किया क्या, आपने यूक्रेन के खिलाफ क्या किया, आपने अपने देश के लिए क्या किया, अपने बॉर्डर बचाने के लिए क्या किया, नेटो के खिलाफ क्या किया, अमेरिका के खिलाफ क्या किया। ये वाकई में मुल्क पूछेगा, क्योंकि पश्चिमी देशों से लड़ाई के लिए
रशिया हो गया तैयार। बहुत बड़ी खबर, रशिया ने अपनी तैयारी कर ली है पश्चिमी मुल्कों के खिलाफ लड़ाई की भी। नेटो बेस पर हमला कर सकती है रशियन सेना यूक्रेन को हथियार देने पर। नेटो देशों पर भड़के हैं पुतिन, यानी नेटो के जितने भी आर्मी बेस हैं वहां पर भी कभी भी रशियन अटैक हो सकते हैं। इस तरह की रशिया से खबर निकल करके आ रही है। मंजू सेठ जी, मैं पश्चिमी देश या नेटो जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं एक एक मुल्क का इस्तेमाल करूंगा। अब यहां बात यह हो रही है ना कि क्या इन देशों में से कोई आगे आएगा या नहीं जंग के लिए। मैं एक एक मुल्क का नाम ले रहा हूं, सीधे आपसे पूछता हूं या आगे आएंगे या फिर नहीं। अमेरिका आएगा या नहीं, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, क्या इनमें से कोई एक यूक्रेन के साथ में जंग के मैदान में आएगा? नहीं, बिल्कुल मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई भी इनके साथ आएगा। हाँ, वो अपना कहे जा रहे हैं। अगर इनमें से किसी के भी आर्मी बेस पर रशिया ने अटैक कर दिया तो अगर अटैक हो गया तो शायद आए, लेकिन फिर भी मुश्किल है। फिर कोई, क्योंकि ये जैसे कहा जा रहा है इसके थर्ड वर्ल्ड को होने की उम्मीद है और सब अवॉइड करना चाहेंगे, तो शायद ना आए। लेकिन 1% कह नहीं सकते, 1% कोई डिसाइड करे, लेकिन कोई इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता एक्चुअली एट द मोमेंट। जहाँ सब नजर आ रहा है फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, nobody wants to be involved, सब अपना, और स्पेशली बिकॉज ये रशिया और अमेरिका के बीच में। कर्नल सिरोही, किन हालातों में नेटो युद्ध में उतरेगा? देखिए, मैं जैसा कि मंजू जी ने बताया है, नेटो इन अभी फिलहाल के जो हालात है इनमें नाटो कंट्रीज कोई भी नहीं उतरेगी। अच्छा, और अगर वो जो है बहुत बड़ी खबर आ गई है। होल्ड ऑन कर्नल सिरोही, ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से की डिमांड, यूक्रेनी बजट के लिए मांगे $50 बिलियन। रूसी हमले में यूक्रेनी इकॉनमी खत्म हो गई है। ज़ेलेंस्की का कहना है घाटा पूरा करने के लिए 0% पर आप कूपन बॉन्ड हमें जारी करें ताकि किसी भी तरह से अपनी इकॉनमी हम बचा सकें। कर्नल सिरोही, अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। नाटो कंट्रीज कोई भी नहीं आएगी। नाटो कंट्रीज सिर्फ हथियार देती रहेगी, जैसे मंजू जी ने बताया है, ये नहीं लड़ेंगे। और दूसरी चीज, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बैटल यूनिट्स जो अब रशिया की यूज नहीं कि ऐसा है कि इतनी जीत नहीं बनी। मैंने आर्मर्ड रेजिमेंट कमांड करी है, कॉम्बैट ग्रुप कमांड किए हैं। ये आजकल का कॉन्सेप्ट है कि आर्मर, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ये सब मिलके जाती है। तो ये कोई वजह नहीं है कि इसकी हार नहीं। और जहां तक ताल्लुक है नाटो कंट्रीज का, जैसे अमेरिका ने $800 मिलियन की दी है, बाकी कंट्रीज भी देती रहेंगी। ये सब के सब, जैसे बख्शी साहब ने बताया है, ये सिर्फ आग में तेल डाल रहे हैं, आग में घी डाल बुझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। कहते हैं लो बख्तर बम गाड़ियां ले लो मिसाइल ले लो गन ले लो, इसके अलावा टैंक ले लो, जो भी चाहिए आप लेते रहें, आप लड़ते रहें, आपके कंधे पर हम रख करके बंदूक चलाते रहेंगे। लेकिन कंधे पर कब तक चलेगी बंदूक? और जैसा कि मैंने कहा, 9 मई यानी विक्ट्री डे परेड से पहले पुतिन क्या बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि विक्ट्री डे एक ऐसा दिन होता है जब पूरे रशिया को यह पता होता है कि 1945 का इतिहास और 1945 का स्वाभिमान हम याद कर रहे हैं। वो स्वाभिमान जब नाजी फौजियों के खिलाफ सोवियत सेना ने युद्ध जीता था। इसी दिन को मनाने के लिए 9 मई विक्ट्री डे परेड होती है। और इससे पहले पुतिन ये चाहेंगे कि यूक्रेन के खिलाफ जंग को खत्म कर लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर नहीं हुआ तो फिर 9 मई के बाद में क्या महातबाही आएगी? आगे बढ़ें, उससे पहले हेडलाइंस। व्लादिमीर पुतिन के लिए 54 दिन बहुत खास रहे, यूक्रेन के लिए 54 दिन बर्बादी वाले रहे, नेटो के लिए 54 दिन चैलेंजिंग रहे और अमेरिका के लिए 54 दिन एक लूजर के तौर पर रहे हैं। अमेरिका कितना बड़ा लूजर, इस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन मारियोपोल में रशिया ने कर दिया फाइनल अटैक। अजोवत्सल में बचे हुए यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया। मारियोपोल पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया है। अजोवत्सल में ज्यादातर यूक्रेन के किराए के लड़ाके हैं। मारियोपोल में रशिया ने फाइनल अटैक शुरू कर दिए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी मारियोपोल के मेयर हैं, पेड्रो एंड्रीश्विंचको। इनका यह कहना है कि रशिया 18 अप्रैल से लोगों के शहर में घुसने और शहर से निकलने पर पाबंदी लगाने जा रहा है। क्या ये माना जाए कि मारियोपोल में बहुत बड़ा खतरा आ गया है? किन हालातों में कोई फौज जो अटैक करती है लोगों के शहर से बाहर जाने या शहर के अंदर आने पर पाबंदी लगाती है? देखिए रशीद, मारियोपोल जो है वो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मारियोपोल के ऊपर में काफी तबाही ऑलरेडी हो चुकी है, काफी हद तक कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। रशियन फोर्सेस पुतिन क्या चाहते हैं
कि मारियोपोल के थ्रू वो जो उन्होंने डॉनबास का एरिया ऊपर जो है डोनेट्स का और लुहांस्क का जो एरिया है उसको क्रीमिया से रोड लिंक यानी कि जो लैंड रूट है उसको कनेक्ट करे ताकि जो ब्लैक सी है वो ब्लैक सी तक उनको एक लैंड रूट मिल जाए थ्रू मारियोपोल। मारियोपोल को कैप्चर किए करे बगैर उनको वो लैंड रूट क्लियर नहीं होगा जो डॉनबास एरिया से लेके और ब्लैक सी में क्रीमिया तक कनेक्ट करता है। ये है मारियोपोल की इंपॉर्टेंस। और मारियोपोल पे अब हमला बढ़ेगा, उसमें वहां पे इंटेंसिटी ऑफ वॉर इंक्रीज होगी ताकि मारियोपोल ये 9 मई से पहले दिखा सके। और 9 मई की जब बात करी है आपने, देखिए 9 मई अभी भी दूर है। आप ये नहीं होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हाँ तब जरूर हो जाएगी। अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 54 दिन में कम से कम 60-65 डिबेट मैंने 54 दिन में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी 60-65 डिबेट मैंने, न जाने आपके साथ भी इनमें से कितनी डिबेट मैंने की है, जिसमें कभी हमने युद्ध की बात की है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की है, बायो वेपन, केमिकल अटैक, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, इन सभी की बात तो हमने की है। हमने आग में घी डालने वालों की भी बात की है। किन हालातों में युद्ध रुकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। युद्ध रुकने तक कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी, कितना पलायन हो चुका होगा, यूक्रेन क्या क्या झेलेगा, पूरी दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा ये किस तरीके से अपने आप को रिस्ट्रक्चर करेगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये लड़ाई ये नहीं सोचिए रुक नहीं सकती, इसके पीछे इंटेंशन होनी चाहिए लोगों की लड़ाई रोकने के लिए। अगर रुक नहीं सकती तो कहां तक जाएगी, तो कहां तक जाएगी सर, ये मैं जानना चाहता हूं, कहां तक जाएगी। 27 लाख यूक्रेन से निकल करके पोलैंड भाग गए, 4,58,000 हंगरी चले गए, 7,38,000 रोमानिया चले गए, कुल लगभग 49 लाख यूक्रेनियों ने देश छोड़ दिया है। न जाने कितने 1982 लोगों ने अपनी जान खो दी है, यूएन ये कहता है, हालांकि इससे ज्यादा ही आंकड़ा होगा। फिर कहां रुकेगी जंग? ये यूएन कहता है, करता क्या है? कहने और करने में बड़ा फर्क है। आंकड़े तो सब बना सकते हैं, रिसर्चर्स सब बैठे हुए हैं वहां पे, सबके पास कंप्यूटर्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर कौन रहा है? अभी भी कोई भी फर्म स्टेप नहीं लिया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर तो एक बड़ी अजीब सी बात हो गई ना विंग कमांडर। डॉक्टर कॉल बीच में आपको आना चाहिए, फिर तो एक बड़ी अजीब सी बात हो गई ना। 1914 बात है, हाँ, 28 जुलाई से 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, 90 लाख की मौत हुई। डॉक्टर कॉल 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लगभग 8 करोड़ लोगों की मौत। क्या इतना ही लंबी जंग चलेगी क्या? 54 दिन तो हो ही गए। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल रहा है कि जंग कहां तक जाएगी, युद्ध कहां पर रुकेगा, कितनी तबाही तक रुकेगा। अमेरिका रोकेगा, रशिया रोकेगा, यूक्रेन रोकेगा, नेटो रोकेगा, रोकने के लिए कौन आएगा? देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये ना भूलें कि 6.2 मिलियन डेथ्स अभी कोविड से हो गई हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड वॉर तो बहुत दूर की बात है। और जो जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, जैसे मैंने बताया, लैंडलॉक करने की पूरी स्ट्रैटेजी है उनको, लेकिन ये ट्रिगर पॉइंट्स बहुत क्लोज आते जा रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस समय है वर्ल्ड के लिए, और ये एग्रेसर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो लोग इनको ग्रीन चिट देना बंद करना चाहिए पुतिन को। ये सबके सामने एक डेमोक्रेटिक पीसफुल कंट्री है जिसके पास राइट है ये डिसाइड करने का वो कहां जाना चाहती है। उसके ऊपर एक एग्रेसर आ रहा है। 11 मिलियन लोग अपने घर बार छोड़ के निकल चुके हैं, उसमें से अधिकांश से ज्यादा देश छोड़ के जा चुके हैं। डेवेस्टेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, अनाज और क्या पुतिन को डॉक्टर कॉल आपसे ही मेरा अगला सवाल है। डॉक्टर कॉल आपसे ही मेरा अगला सवाल है, क्या पुतिन को वर्ल्ड फेमस रेटिंग एजेंसी मूडीज है, उसने बिल्कुल क्लियर ये कहा है, मेरे हाथ में मूडीज की रिपोर्ट है, मूडीज की रिपोर्ट ये कहती है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रशिया का फॉरेन बॉन्ड में सबसे बड़ा डिफॉल्ट हो सकता है, यानी रशियन इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा वार किया गया है, बहुत बड़ी मार पड़ी है। क्या ये सब पुतिन को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा? बिल्कुल दिख रहा होगा और दिख रहा है। और उनके ओलिगार्ड्स के 11 मल्टी बिलियनियर्स जो हैं उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन पुतिन इज प्रॉब्ली द रिचेस्ट पर्सन इन द प्लैनेट। उन्होंने 3 या 4 लेयर्स लगा रखी हैं बीच में, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजेंसीज।
लेकिन रशियन रूबल कहाँ गिर चुका है आप खुद देखिए। रशियन इकोनॉमी कहाँ जा चुकी है, उनका स्टॉक एक्सचेंज किधर है। मैं फाइनेंस से कनेक्टेड हूँ, मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ। लोग इस टाइम चुप हैं क्योंकि वहां पे इंडिया की जितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है, ये सत्य है। लोग बोलने से घबराते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा एक भी ब्रेकिंग आ रही है। रशिया यूक्रेन जंग में खार्किव पूरी तरह तबाह हो गया। रूसी हमलों को लेकर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। खार्किव में 24 घंटे में 23 बार घातक हमले। रूसी सेना के हमलों में 31 लोग घायल हुए हैं। यह रक्षा मंत्रालय का दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि खार्किव पूरी तरह से तबाह हो गया। अगली बड़ी खबर भी बैक टू बैक चलाएं। खार्किव में उड़ाया गया सोवियत कमांडर का स्टैचू। रूसी सेना ने कमांडर जॉर्जी जुकोव का स्टैचू उड़ाया। रूसी सेना ने स्टैचू को उखाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मंजू सेठ जी, क्या वक्त रहते अगर अमेरिका जाग जाता, वक्त रहते अगर जो बाइडेन अपना स्टैंड लेते, जो बाइडेन अपनी फॉरेन पॉलिसी की मजबूती दिखाते, तो आज ये नौबत ना आती? तो जहां तक मुझे लग रहा है ये मेनली तो यूएस की तरफ से ही, रशिया ने भी एट फॉल्ट है, बट यूएस ने जो ये सारा बैक में एट द बैकग्राउंड में जो सारा खेल खेला है, मुझे लग रहा है उसको नीचे दिखा। मैम खेल ही क्या, कमजोरी भी तो है मैम। मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो बाइडेन इतने कमजोर क्यों हैं? भाई डोनाल्ड ट्रंप कमजोर नहीं थे, बराक ओबामा कमजोर नहीं थे, बिल क्लिंटन कमजोर नहीं थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर सीनियर कमजोर नहीं थे, लेकिन फिर इतने कमजोर क्यों हैं जो बाइडेन? मैम अपनी बात आप कहें। एक और वॉर सायरन बज गया है। रशिया ने इजरायल के राजदूत को समन कर दिया है। इजरायल के रशिया विरोधी रुख से नाराज है पुतिन। रशिया के हमलों को इजरायल ने बताया था वॉर क्राइम। इजरायल ने रशिया के यूक्रेन मिशन की भी निंदा की। मंजू सेठ जी बताएं, जो बाइडेन इतने कमजोर क्यों? जो बाइडेन की बहुत ही प्रेशर्स भी हैं, अपना उनकी जो पोजीशन है इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे बाईपार्टीजन जो उनकी सपोर्ट जो थी पार्लियामेंट में, सेनेट में, वो थोड़ी कम है। लेकिन साथ ही में वो ये जो सब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये उनको पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनकी क्या मंशा है कि ये क्यों रशिया को नीचे करने में लगे हैं, अपनी यूनिपोलर वर्ल्ड चाह रहे हैं। लेकिन ये क्या आजकल का जो माहौल है, जियोपॉलिटिकल सारा जो एटमॉस्फेयर है बदल गया है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का ही जमाना है। आप अकेले अपना यूनिपोलर या अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेकिन ठीक है। हाँ, विंग कमांडर, दुनिया का सुपर पावर कौन है आज की तारीख में? दुनिया का बॉस कौन है? देखिए, अब दुनिया के बॉस की जो पदवी है उसके ऊपर होड़ चल रही है। ना अभी रशिया कह सकता है मैं सुपर पावर हूँ, ना अमेरिका कह सकता है मैं सुपर पावर हूँ। अमेरिका तो हिल गया है अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद। अमेरिका डज नॉट हैव स्टमक फॉर फाइट। उसकी पब्लिक अगेंस्ट है। डेड बॉडी बैग जब वापस जाते हैं, दे डोंट लाइक इट। वो अपने फौजियों को आगे नहीं कर रहे। हाँ, पैसा इसमें अगर पैसा मिल जाए तो बिल्कुल ठीक बात है, तभी वो धड़ाधड़ 6,000 करोड़ की बात कर रहा है। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सिर्फ अपने को। और दूसरी बात है, इस लड़ाई के बाद में जो कोल्ड वॉर स्टार्ट होगी, जो बड़ी भीषण, उसमें सारी आर्मामेंट इंडस्ट्रीज फिर फायदा उठाएंगी। आप ये बात कह रहे हैं कि एक और शीत युद्ध शुरू हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, बिल्कुल टोटल शुरू होगा। मेजर जनरल एजेपी जानी, क्या दुनिया में फिर से शीत युद्ध शुरू होगा, कोल्ड वॉर शुरू होगा? पिछले वाले कोल्ड वॉर में 2 ब्लॉक थे, अमेरिका का था और यूएसएसआर का था। इस बार के ब्लॉक में कौन कौन रहेगा? ब्लॉक में भारत कहां पर खड़ा रहेगा? राशिद, मैं बख्शी साहब की बात से सर एक ब्रेकिंग ले लेता हूं मैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ी चेतावनी दे दी। रशिया के परमाणु हमले के लिए तैयार रहे दुनिया, ये जेलेंस्की ने अभी बोला। परमाणु हमले को लेकर अमेरिका ने भी जताई थी चेतावनी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है रशिया, यूएस का कहना है। जीत के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है रशिया। मेजर जनरल एजेपी जानी अपनी बात आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं राशिद बख्शी साहब की बात से काफी हद तक सहमत हूं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाइडेन की जो रेटिंग है वो काफी लो है। इस समय बाइडेन की रेटिंग जो है वो 45% पे आ गई है, जिसमें 34% जो है उनके खुद के डेमोक्रेट्स उनके अगेंस्ट है। तो ये सारा खेल जो है, ये MIC जिसको बोलते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये उनका खेल है। और वो चाहते हैं कि भाई हमारे हथियार बिकते रहे, हमारी मिसाइल बिकती रहे,
हमारे हवाई जहाज बिकते रहे, हमारे जो डॉलर्स हैं वो हमें कमाते रहे। आप देखेंगे आंकड़े बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अभी तक विदेश नीति का सत्यानाश भी तो कर देंगे मेजर जनरल। एक मिनट प्लीज, खत्म करने दीजिए ना प्लीज, एक मिनट। आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अभी तक 224 कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं दुनिया में, इसमें अमेरिका का फुल इन्वॉल्वमेंट जो है वो 147 कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अभी अमेरिका ने वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, ये जो उनकी बेदखली हुई है, तो सर बस एक मिनट, कर्नल संजीत सिरोही, विंग कमांडर मेजर जनरल दोनों का ही ये कहना है, विंग कमांडर मेजर जनरल दोनों का ही ये कहना है, अपने हथियार बेचने हैं अमेरिका को, इसीलिए दांव पर लगा रहा है यूक्रेन को। अगर अपने हथियार बेचने के लिए बाकी भी स्वीडन को कल को दांव पर लगाने लगे, फिनलैंड को दांव पर लगाने लगे, तो क्या ये माना जाए कि भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका ही है? हथियार के नाम पर पैसे बनाना, बाकियों को युद्ध में झोंकते रहना। कर्नल सिरोही, मैं जो है जनरल साहब से भी और बख्शी साहब से दोनों से सहमत हूँ। हाँ। ये आपने एक क्वेश्चन पूछा था कौन रोकेगा, मैं कहता हूँ सिर्फ अमेरिका रोक सकता है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है कि उसके हथियार ज्यादा से ज्यादा बिकते रहे और जो है रशिया के हथियार उतरे बर्बाद होते रहे और रशिया इकोनॉमी मिलिटरीली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली रशिया जाता रहे। ठीक है, कर्नल संजीत सिरोही, मेजर जनरल एजेपी जैनी, विंग कमांडर प्रफुल बख्शी, मंजू सेठ जी, डॉक्टर धीरज कौल, आप सभी का खास शुक्रिया मैं इसलिए अदा करना चाहूंगा कि क्योंकि यू हैव ऑलवेज बीन अ प्राइड टू माय डिबेट। आप पांचों के ही मैं बात करना चाहूंगा। पिछले 54 दिन में न जाने आपके साथ में मैंने कितनी डिबेट की है, थैंक यू सो मच सर। लेकिन अब सवाल एक और भी पैदा होता है, सवाल यह पैदा होता है कि अगर पुतिन बौखलाए हुए हैं, अगर पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, यूक्रेन इसके जवाब में क्या करेगा? यूक्रेन को सैन्य मदद देने वाले जो देश हैं, अमेरिका या फिर बाकी जितने नेटो के मुल्क हैं, वो आगे कब तक आएंगे? क्या युद्ध के मैदान में उतरेंगे या फिर नहीं? रशिया यूक्रेन जंग का हर एक अपडेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।